हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की सेशन में अपन अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए जो प्रैक्टिस सेट चला रखे थे उसमें न्यू सीरीज चल रही थी, उसका सेट नंबर अपन 11 देखेंगे। आप लोगों से मैं माफी चाहता हूँ, वो बताना चाहता हूँ किस लिए कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो डेली अपलोड करता हूँ। बाई चांस कई बार क्या होता है, वीक में एक या दो वीडियो मिस हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं कि पीपीटी बनाने में टाइम लग जाता है। चैनल अपना छोटा है लेकिन कंटेंट थोड़ा सही रहता है। मैं कंटेंट ऐसे नहीं है कि मैं डेली वीडियो ला सकता हूँ, लेकिन अगर मैं डेली वीडियो लाऊंगा, एक दो कंटेंट में मैं ढूंढने का ट्राई नहीं करूंगा, कुछ भी वीडियो ला दूंगा, तो आपको लोगों को भी मजा नहीं आएगा, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, बोर होकर चले जाओगे। मैं ऐसा कंटेंट देना चाहता हूँ कि आपको रियली में फायदा हो, जैसे ग्रेजुएट लेवल वाली में हुई थी। अब विदाउट टाइम वेस्ट करिए अपन चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखना कैसे पढ़ते हैं अपन। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तीनों वर्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो मान लेता हूँ कि वो जो सर्कल है उसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर है। और तीन रेडियस दे रखी है, मतलब एक तो पाई आर वन स्क्वायर, एक दे रखा पाई आर टू स्क्वायर और एक दे रखा पाई आर थ्री स्क्वायर। मतलब ये तीनों वर्त है ना, इनके क्षेत्रफल के योग के बराबर दे रखा है। तो अगर आपको पता लग रहा है यहाँ से पाई कांस्टेंट है, तो मैंने पाई कॉमन ले लिया। आर वन स्क्वायर मतलब ये रहा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से 16, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 देखो पाई से पाई कैंसिल आउट कर दूंगा यहाँ से, तो मेरे पास आर स्क्वायर बचेगा। देखो 9 + 16 + 144 मेरे पास कितना बचेगा, 169। तो ये 169 किसका रूट होता है, मेरे पास 13 का रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जो उस क्षेत्रफल की जो जो वर्त है जो इन तीनों के एरिया के योगफल के बराबर है, तो उसकी रेडियस पूछा था, तो कौन सी आ गई रेडियस, आर बराबर 13 आ गई। क्वेश्चन समझ में आया होगा, इजी था। बस मैंने पाई कॉमन ले लिया क्योंकि पाई कांस्टेंट था। पाई कांस्टेंट रख के आर स्क्वायर बोला था, यहाँ पर मैंने इसका इनका स्क्वायर कर दिया और जोड़ के मैंने 13, 169 मुझे पता है किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर। तो रेडियस मेरे पास कितनी आ गई, 13 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। बोला कि अक्स और वाई के बीच के जो क्रमशः अनुपात दे रखा है, ये दे रखा प्रेजेंट रेशियो 9:13। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु के बीच का अनुपात 7:11 था। तो अक्स की वर्तमान आयु बताओ। तो जब अक्स की वर्तमान आयु पूछा है, मतलब अक्स प्रेजेंट में कितना है, 9 ही तो है। मुझे से बता दो, तो वो होगा, तो इसमें किसके मल्टीपल होंगे, 9 के मल्टीपल में तो होगा। समझ में आ रहा है। अगर प्रेजेंट आयु मतलब अक्स ही तो प्रेजेंट आयु है, अगर ये प्रेजेंट आयु मतलब 9 के मल्टीपल में होगा कुछ तो 9 के मल्टीपल में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, यही दिख रहा है। तो एक ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इसको कैसे अप्रोच करोगे मुझे बता दो। देखो अक्स रहेगा और वाई, ये प्रेजेंट रेशियो दे रखा है 9:13। ठीक है, प्रेजेंट रेशियो निकालने के बाद मैं ऐसे बोलता हूँ आप लोगों को कि देखो 8 वर्ष पूर्व, मतलब पहले की बात करोगे तो यहाँ से 8 वर्ष पीछे जाओगे तो इनका रेशियो दे रखा था 7:11। समझ में आया ये चीज। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा हो तो मुझे ऐसे बता दो कि देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। इस क्वेश्चन में पहले से ही डिफरेंस 2 का दे रखा है। अगर नहीं दे रखा होता तो अपन सबसे पहले डिफरेंस समान करते, फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ते। तो पहले से ही क्वेश्चन में 2 का डिफरेंस दे रखा है, तो मुझे बता दो 2 की वैल्यू क्वेश्चन में किसके बराबर है, 8 के बराबर है ना। क्योंकि देखो 7 से 9 आने में 8 वर्ष का गैप लग रहा है और 7 से 9 आने में रेशियो में कितना लग रहा है, 2 का गैप। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 4। मेरे को पूछा किसकी है, अक्स की वैल्यू प्रेजेंट आई, तो अक्स की वैल्यू है 9 × 4, कितने हो जाएगा मेरे पास, 9×4 = 36। तो इसको बेसिक से या ट्रिक से अपन ऐसे अप्रोच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपको ऐसे लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/(1 + tan²θ)। ठीक है, 1 + tan²θ। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हो। सबसे पहले यहां पर जो सबसे बढ़िया मेथड होगा, मैं इसको यहाँ पर थीटा बराबर आप 45 फुट कर दो। जब वैल्यू इंटीजर में ही दे रखी है तो आप थीटा बराबर 45 फुट कर दो। तो साइन थीटा की 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। स्क्वायर है तो मेरे पास लिख दूंगा यहाँ से 1/2। समझ में आया। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो स्क्वायर की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से कितना मेरे पास आएगा, 1/2 प्लस 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है मेरे पास, 1 आता है। तो देखो इजिली एक आंसर आ जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर 1। अगर कोई ये से बोलता है कि मैं तो इसको वैल्यू पुट से नहीं करना चाहता, मैं तो इसको बेसिस से करना चाहता हूं, तो वो कैसे सोचेगा मुझे से बता दो। जिसको ये पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मेरे पास होता है 1। तो मेरे पास यहाँ पर दे रखा 1 + tan²θ, तो मैं यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकालूंगा 1 + tan²θ। ये फॉर्मूला आ गया। अगर ये फॉर्मूला पता है तो मुझे बता दो कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, 1/cos θ। मतलब रेसिप्रोकल होते हैं दोनों। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा 1/(1 + tan²θ) की जगह लिखता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, और 1/sec मतलब अगर इसको उल्टा करूंगा
वन अपॉन सेक थीटा, तो ये बच जाएगा मेरे पास कोस थीटा। तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू भी अपने पास इक्वेशन होती है, इसका मान कितना होता है, वन होता है, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप वेली पुट से भी कर सकते हो। बाकी वेली पुट से इजी रहेगा, मैंने दोनों तरीके से बता दिया। बस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि वीडियो बना दिया और मैंने सोल्व कर दिया चला। आपको जितना मेरे को जितने मेथड पता है, जहां से आपको क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, उतने तरीके से मेथड बताऊंगा कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 4 में। अब देखो, इसमें सेट में ये भी है कि अपनी एडवांस के क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, जिससे मेंस के लिए भी फायदामंद हो। ठीक है, देखो वन अपॉन वन रूट में दे रखा है, देखो यहाँ लिखता हूं मैं, वन प्लस कोस थीटा और वन माइनस कोस थीटा। तो परमीकरण तो आता होगा, कैसे करते हैं, जो माइनस है ना ऊपर नीचे अपन प्लस से गुणा कर देंगे। ठीक है, वन प्लस कोस थीटा और वन प्लस कोस थीटा। अब कुछ भी नहीं करना, देखो दो बार है, मैं ऐसे लिखता हूँ कि ए इंटू ए, इसको क्या लिखते हो आप, ए स्क्वायर लिखते हो, तो ये भी चीज दो बार है, तो इसको आप दो बार लिख दो, क्या लिख दोगे, वन प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये सुनो, अब एक फॉर्मूला कितनी बार आया है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाले में भी, ये बहुत बार फॉर्मूला पूछा है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसको क्या लिखोगे, आप लिखोगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये सुनो, तो मुझे से बता दो, देखो ये क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन, और कोस स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर थीटा। ये सुनो, अगर इतना समझ में आ गया, मुझे से बता दो कि देखो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। ये साइन स्क्वायर थीटा रख दो इसकी जगह, कि वन प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां से अगर आप कैंसिल आउट करोगे स्क्वायर से रूट, ऊपर वाले से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करोगे तो बचेगा मेरे पास वन प्लस कोस थीटा, नीचे स्क्वायर हटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, साइन थीटा। अब देखो यहां से ये इसमें डिवाइड करोगे, मतलब वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है आपके पास, कोसेक थीटा होता है ना, और ये इसमें डिवाइड करोगे तो कोस कोस अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो यही अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे सोल्व करोगे मुझे बताओ। सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर, ये दे रखा 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। देखो इसमें फॉर्मूला नहीं लग रहा कोई भी, आप देखोगे तो, क्योंकि ऊपर बन रहा ए क्यू, इसको अगर बी मान दो बी क्यू, फिर देखो ये वापस बी क्यूब बन गया, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। इसमें आपको बेसिक से करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा एक को किसी भी संख्या से, यहाँ से पॉइंट भूल जाओ, मतलब एक इंटू एक करोगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, आपको एक मिलेगा। ठीक है, आप पॉइंट भूल जाओ एक बार के लिए, मैं बोलूंगा एक इंटू एक करोगे तो कितना होगा, एक मिलेगा। अब देखो पॉइंट कितने बाद है, एक दो तीन, मतलब तीन जीरो बाद पॉइंट है, तो मैंने एस लगा दिया। समझ में आया इस बात को। फिर देखो प्लस, अब देखो दो इंटू दो कितना होता है, आठ होता है। अब कितने पॉइंट बाद लगेगा, यहाँ से दो दो चार दो छह, नीचे छह पॉइंट आ जाएंगे, तीन और तीन जीरो। समझ में आ गया। अब देखो डिवाइड करो, अब यहां से करोगे तो कितना आ गया मेरे पास, आठ आ गया, और नीचे कितने पॉइंट आ जाएंगे, तीन पॉइंट आ जाएंगे। ये सुनो, अब यहां से कितना हो गया, चार का क्यूब कितना होता है, 64, और यहां से मैं करूंगा तो यहां से मेरे पास छह पॉइंट आ जाएंगे। ये सुनो, अगर इतना समझ गए तो मुझे से बता दो, देखो 1000 कॉमन आ जाएगा सब में। यहां से मैं 1000 कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर नीचे, यहाँ से 1000 कॉमन ले लूंगा तो देखो एक एक बटा हजार कॉमन ले लूंगा, यहाँ से एक बटा हजार कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक ही बचेगा ओनली फोर, क्योंकि ये पूरा का पूरा उठ के आ गया। अगर यहाँ से एक बटा हजार कॉमन लूंगा तो देखो यहाँ से तीन जीरो चली जाएगी, मेरे पास ओनली फोर तीन जीरो बचेगी यहाँ से। ये समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, एकदम बेसिक तरीके से मैं कर रहा हूँ। यहाँ से भी मैं एक बटा हजार कॉमन ले लूंगा, यहाँ से भी नीचे भी, तो यहाँ पर देखो हजार कॉमन चला जाएगा, ऊपर बचेगा मेरे पास ओनली फोर आठ। और देखो यहाँ से 64 ऐसे कैसे बचेगा, नीचे छह बिंदु थी तो तीन बिंदु बाहर गई, तो मेरे पास कितनी बचेगी, तीन जीरो बचेगी। ये सुनो, कितना समझ में आया हुआ आयु, कुछ भी नहीं किया मैंने, पॉइंट हटाया, एक बटा हजार कर दिया, तीन पॉइंट बाद था, यहाँ पर छह पॉइंट बाद था, मैंने ऊपर वाली संख्या गुणा कर दी और छह पॉइंट बाद पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। देखो यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से एलसीएम से गुणा करोगे तो 1000 प्लस आठ, तो मैंने कर दिया कितना, 1008। ठीक है, और ये संख्या कितनी हो जाएगी, 1000 8000 8064 हो जाएगी। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, 8064। अब इसको सोल्व करना है। आप अगर आप इसको देखोगे तो इसका आठ गुना ही दे रखा है, देखो आठ घंटे 64 और ये आठ, मतलब ये इसका आठ गुना दे रखा है। कितना गुना दे रखा है, आठ गुना। अगर भाग दोगे तो ये आठ टाइम चला जाएगा, मतलब कितना है, एक बटा आठ हो जाएगा, एक बटा आठ कर रहे हो। अब एक बटा आठ मतलब इसमें पॉइंट पे तो जा नहीं रहा, तो कैसे करोगे, मैं मान लो कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है, मतलब यहाँ पर तीन जीरो बार पॉइंट लग जाएगा। तो आठ से कितना बार जाता है, 125 बार जाता है ना, तो तीन पॉइंट बार लग जाएगा 125 बार, या आप इसमें आठ से डिवाइड कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को ऐसे ही बेसिक से अप्रोच करना पड़ेगा। अगर आप एक एक क्वेश्चन सोल्व करते हो जीरो बटा एक बटा दो, तो वो क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही बेस्ट अप्रोच है, समझ में आया कैसे कराना। ये एक बटा आठ है, इसमें एक बटा आठ कर दिया। अब एक बटा आठ में तो भाग देना पड़ता है, एक बटा आठ क्या होता है, पॉइंट जीरो पच्चीस ही होता है, पॉइंट जीरो 125 ही तो होता है। तो यही था, कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि अंकित मूल्य 18,000 है, दो क्रमिक छूट देता है, उसका विक्रय मूल्य 12,960 हो जाता है, तो क्रम में से बताओ 10% और x% छूट है। मतलब पहली छूट अपन को दे दिया 10% है, दूसरी छूट बोला कि x% है, अपन को नहीं पता, तो इसका ही मान बताना, कैसे बताओगे? सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर मैं मार्क प्राइस पर कोई भी डिस्काउंट देता हूं तो मेरे पास आता है सेलिंग प्राइस, या सुनो, इतना पता होगा और मैंने बहुत बार बताया भी। जब ये पता लग गया तो मेरे पास मार्क प्राइस कितना है, 18,000। पहला डिस्काउंट देता हूँ 10% की, तो मैं बेचूंगा कितना? अगर मेरे पास कोई वस्तु 100 रुपए की है, इस पर 10% की छूट दूंगा तो मेरे पास बेचूंगा कितने की, 90% की। अगर मैं इसमें से 100 में से 10% घटाऊं तो मतलब 90% बेचूंगा, 18,000 का 90% में इसको बेच दूंगा। लेकिन ये बोला अगर इतने में बेचता है तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकल के आ जाता है, लेकिन ये बोला कि 1% की और छूट देता है, तो अपन क्या करते हैं, 100 में से घटा के लिखते हैं, तो 100 - X% की और छूट देगा। तो जब ये दोनों छूट देगा तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा कितना, 12,960। अब इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करोगे तो मुझे से बता दो, देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट कर देगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से दो जीरो और कैंसिल आउट कर दो, एक जीरो एक जीरो एक जीरो और एक जीरो, समझ में आ गया? पूरा जीरो कैंसिल आउट कर दिया। अब मुझे से बता दो 9 से कैंसिल आउट कर दो पहले से। अगर 9 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1440, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 9 का डिविजन रूल क्या होता है, जिसका सम 9 होता है, तो 9 से काट दो, 6 2 8 1 9, मतलब 9 से पूरी पूरी बार काट दी, इसलिए मैंने काट दी। अब 18 टे 144 होता है, तो 18 से कट जाएगा 80 टाइम, क्योंकि 18 इंटू 8 मुझे पता है कितना होता है, 144 होता है। तो 18 इंटू 144 हो जाए, तो ये बचेगा मेरे पास 100 - X इक्वल टू मेरे पास 80। तो 80 वैल्यू चाहिए, तो मुझे कितनी छूट मिलेगी, 20% की छूट मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन थोड़े चाहिए, वीडियो चाहिए वीक में 5 आ जाए, लेकिन थोड़ा कंटेंट सही रहे, क्योंकि अगर मैं कुछ भी ले आऊंगा तो उसमें आपको मजा नहीं आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो रेलगाड़ियां जिनमें से एक 460 मीटर की है और दूसरी 340 मीटर की है, तो डिस्टेंस बताओ टोटल कितनी हो जाएगी? एक तो 460 होगी, दूसरी कितनी होगी, 340 मीटर होगी। तो टोटल डिस्टेंस मुझे बताओगे, तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितनी हो जाएगी बताओ? जोड़ोगे तो 800 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 800। अब देखो विपरीत दिशा में, मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि जब भी रिलेटिव स्पीड निकालना, एक जना इधर जा रहा है एक जना इधर जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड जब भी पूछे अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होती है। तो रिलेटिव स्पीड निकालोगे यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 81 प्लस 63, तो 81 प्लस 63 कितना होता है, 144। 144 हो गया। अब देखो यहाँ पर सेकंड में दे रखा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर पर सेकंड में निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 5/18। तो ये याद रखो कि 18 कितना होता है, 144। तो 18 144 और 8 × 40 हो गया, तो यहाँ से जो स्पीड आ जाएगी 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इतना समझ गए? डिस्टेंस पता लग गई, मुझे स्पीड पता लग गई, 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी यहाँ से रिलेटिव स्पीड। टाइम क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला पता है कि डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। मेरे पास डिस्टेंस कितनी है, 800, स्पीड कितनी है मेरे पास 40, एक जीरो से एक जीरो, 4 से कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो जो 20 सेकंड आ जाएगा वो क्या जाएगी, इनका टाइम आ जाएगा। एक दूसरे को कितनी दूरी में पार करेंगे, 20 सेकंड में पार कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। देखो एक संख्या को 798 से भाग देने पर 45 शेषफल बचता है, उसी संख्या को 21 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल बचेगा? मुझे इसे बता दो, वो संख्या n है। अगर इसको आप 798 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा आपके पास, 45 रिमाइंडर बचेगा। ये सुनो, अगर 45 रिमाइंडर बच रहा है तो मुझे इसे बता दो 21 से डिवाइड करना है, तो 21 भी इसी का फैक्टर है। मतलब आपको कुछ नहीं करना, जितना रिमाइंडर मान लो इस संख्या में डिवाइड करते हो, आपको वो संख्या पता करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 21 में इसका भाग दो, 45/21। तो यहां से कितना हो जाएगा मेरे पास, 21 दूनी 42, मतलब कितना रिमाइंडर बचेगा मेरे पास, तो यहाँ 3 रिमाइंडर बचेगा। तो अगर आप 21 से रिमाइंडर करोगे उस संख्या को, तो आपके पास कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। ऑप्शन नंबर 3। अगर मैं इस संख्या को बोलता कि क्या बोलता कि अगर वो एक संख्या को 798 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास कितना रिमाइंडर बचता है, 45 रिमाइंडर बचता है। ये सुनो, फिर ऐसे बोला कि यदि उस संख्या का 3 गुना, यदि बोला यदि उस संख्या का 3 गुना में 21 का भाग दिया जाता है, ऐसे बोलते 3 गुना में 21 का भाग दिया जाता है। तो अगर अपन इस संख्या को 3 गुना कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर का भी 3 गुना कर दो और 21 से डिवाइड कर दो, तब भी सेम ही रिमाइंडर बचेगा। समझ में आया इस बात को? ठीक है। तो इसको अपन को क्या करना है, जो इस संख्या में चेंज कर रहे हो उसके रिमाइंडर में चेंज कर दो और फिर जिससे पूछा उससे डिवाइड करके अपन रिमाइंडर बता देंगे। समझ में आया? ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, देखो अनिल अपनी आय का 40% किराया और शेष आय का 40% दवाई पर खर्च करता है, तो वह प्रत्येक महीने इतने रुपए की बचत करता है। मासिक आय बताओ। एक फॉर्मूला बताता हूं यहाँ पर कि सेविंग, अपने पास सेविंग 100 - X%, ठीक है। फिर लिखता हूं 100 - Y% इक्वल टू, जब भी इतना करते हैं तो अपने पास क्या आती है, इनकम।
अब ये आगे भी चल सकता है, यहाँ पर दो छूट दे रखी है ना अपने पास, एक तो 40% का खर्च करता है, एक 40% खर्च करता है, मतलब दो करता है 40-40 का। क्यों करता है यहाँ पर? ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा? जब अपन लिखे शेष का, शेष का जब ये फॉर्मूला लगे शेष का, तो अपन ये वाला लगाएंगे। ठीक है, मैं से बोलूंगा यहाँ पर 40-40, अगर एक और रहता, मान लो कि 40% की और रहता है इनकम का शेष का, तो यहाँ पर अपन 100 - 100 अपॉन 100 - जेड और कर देते, जितने दे रहेंगे उतने अपन फॉर्मूला बढ़ाते जाएंगे। तो सेविंग कितना अपने पास 7200। ठीक है, 100/100 में से 40% गया तो मेरे पास 60 हो जाएगा। फिर मैं करूंगा 100 फिर से 60, और इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, एक जीरो एक जीरो, ये जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 6 से कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 टाइम, 5×6 = 6 से कितना हो जाएगा, 20 टाइम। तो मेरे पास जो इनकम आ गई वो कितना आ जाएगी मेरे पास, 20,000। ठीक है, इजी था अगर फॉर्मूला पता होता तो। बाकी फॉर्मूले से इजी हो रहा है, और भी तरीके से कर सकते थे, लेकिन फॉर्मूले से इजी हो रहा है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। 14.5 प्रति किग्रा वाले कितनी चीनी को 22 किग्रा वाले चाय में, जिसकी कीमत 25 रुपए प्रति किग्रा मिलाई जाए, ताकि मिश्रण की कीमत कितनी रह जाए, कितनी किग्रा रह जाए। मैं बोल रहा हूँ कि पहली कितनी है, 14.5 रुपए प्रति किग्रा। दूसरी की कीमत कितनी है, 25 रुपए प्रति किग्रा, जो कितनी आती है, 22 किग्रा आती है। और यहाँ से ओवरऑल बोलूंगा तो 18 रुपए प्रति किग्रा हो गई। यहाँ से मुझे बता दो एलिगेशन लगा के किग्रा की वैल्यू, 25 में से 18 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 7 आएगा। और 14 में से 18 में से 14.5 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 3.5। देखो पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर 10 लग जाएगा, तो 7 से कितना हो गया, देखो 35 कम 35, 35×2 = 70, 1:2 आ जाएगा। अब देखो 25 किग्रा वाली की मूल्य दे रखा मुझे कितना, 22 किग्रा, मतलब एक की वैल्यू मुझे दे रखा है कितना, 22 गुना, मतलब 22 गुना दे रखा, तो दो की वैल्यू पूछा है, तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगा यहाँ से, 44 किग्रा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। दो पाइप ए और बी प्रत्येक 20 घंटे में भर सकते हैं। मान लो कि पहला पाइप है वो भी 20 घंटे में भरता है, और दूसरा पाइप है वो भी 20 घंटे में भरता है। ये क्वेश्चन में बोला है इतना, दोनों पाइप एक साथ खोले गए, रिसाव के कारण ये 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो यदि बताओ रिसाव को टंकी खाली में कितना टाइम लगेगा, मतलब रिसाव कितने टंकी में खाली कर देगा। सबसे पहले यहाँ से एलसीएम बता दो, एलसीएम तो मुझे पता लग जाएगा, यहाँ से 20 आएगा, इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। अभी मान लो रिसाव का नहीं देख रहे, अब मान लो कि कोई रिसाव हुआ ही नहीं, तो ये दोनों कितनी देर में भर देंगे, ए प्लस बी कब कितने देर में भर देंगे, 20/2। अगर कोई रिसाव नहीं होता तो उनको 10 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगे यहाँ पर, 10 घंटे। कब लगे, जब कोई रिसाव नहीं होता। लेकिन ऐसे बोला कि अगर रिसाव हो जाता है तो 2 घंटे अधिक लगता है। मान लो कि A+B भर रहे हैं, और एक C है रिसाव के कारण ये खाली कर रहा है, तो इसको कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो ये कितने भरेंगे, 12 घंटे में भर देंगे तीनों। तो देखो इनकी एफिशिएंसी निकालूंगा, तो 20 में 12 का भाग दूंगा, तो मेरे पास कितना हो गया, 4×4 = 20, 4×3 = 12। अगर इन तीनों की एफिशिएंसी देखूं, A+B - C, तो ये इतनी एफिशिएंसी से बनेंगे। तो मुझे इनकी से पता है एक है, इसकी पता है एक है, तो सी की निकालूंगा कि सी कितनी एफिशिएंसी से खाली करता है। समझ रहे हो, क्योंकि मुझे सी की एफिशिएंसी तो चाहिए। यहाँ से 2 जाएगा, तो यहाँ से 2 जाएगा, तो 2 - 5/2 करूंगा, 5/3 करूंगा, इक्वल टू सी हो जाएगा। तो देखो 3×2 = 6, 6 में से 5 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा सी की वैल्यू कितनी होगी, -1/3। यहाँ पर माइनस क्या दर्शाता है मुझे बताओ, माइनस ये दर्शाता है कि यहाँ पर सी खाली कर रहा है, क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो मुझे 20 खाली करवाना है। तो यहाँ से 20 खाली कराऊंगा, तो 20 का 1/3 करूंगा तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से कितने घंटे में खाली कर देगा, ये 60 घंटे में खाली कर देगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ में नहीं आया होगा अच्छे को, और जिसको समझ नहीं आया वो वीडियो बैक करके देना, अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। मध्य अनुपाती क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मध्य अनुपाती क्या होता है। मैं बोलूंगी कोई संख्या ए है, ये बी है, इसका मध्य अनुपाती कैसे निकालते हो, √(a b) तो निकालते हो। तो इसका मध्य अनुपात निकालते हैं, मतलब आप रूट करोगे 8a² अपॉन मल्टीप्लाई 18/a4। अब मुझे बता दो a² से आप a4 काट दोगे तो मतलब a² बचेगा। अब कितनी बार बता दिया मैंने, आज की वीडियो में बता दिया, 18×8 कितना होता है, 144 होता है। क्योंकि अगर आपको मल्टीप्लाई कुछ टर्म्स याद रखो, जैसे 125 × 8 कितना होता है, 1000 होता है। ठीक है, ऐसे टर्म्स याद रखोगे, 18×8 कितना होता है, 144, तो आपको कैलकुलेशन मजबूत करेगा। तो 18×8 कितना होता है, 144, 144 का रूट करोगे तो कितना आएगा मेरे पास, 12। अब a² रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा मेरे पास, a, तो ये मध्य अनुपाती हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे पास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि एक आदमी एक वस्तु को पहले उसके अंकित मूल्य पर D% की छूट देकर फिर उसी समान अंकित मूल्य पर, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई पहले D% की छूट दे रहा है फिर वापस अंकित मूल्य पर, ये जो अंकित मूल्य दे रहा है इस पर ही 2% की दो छूट दे रहा है, D% की। ठीक है, फिर बोला इतने रुपए में बेचता है। मुझे जो बता दो मार्क प्राइस का 560 है, बेच कितने में रहा है, उसको 420 रुपए में बेच रहा है। ठीक है,
तो मुझे बता दो ये छूट कितने की दे रहा है, यहाँ पर टोटल छूट बता दो कितने की छूट दे रहा है। अगर आप यहाँ से छूट निकालोगे तो यहाँ पर आप पता लगाओगे 560 में 420 की माइनस करोगे तो मतलब 140 की छूट दे रखा है। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा 560 का मतलब डी परसेंट की दो छूट दे रहा है, मतलब 2D% की दो छूट दे रहा है, मतलब 1D और 2D, मतलब यहाँ पर बोला ना कि D% की छूट देता है फिर समान मूल्य पर अतिरिक्त छूट देता है, मतलब फिर सेम ही D% की छूट देता है। तो जो टोटल छूट आएगी ना वो किसके बराबर आएगी, आपको 140 के बराबर आएगी, क्योंकि अपने टोटल छूट निकाली, ये भी टोटल छूट है। जैसे मैं बोलता हूँ कि आपके पास 100 रुपए है, ये मार्क प्राइस है, मैं बोल रहा हूँ इस पर 20% की छूट दोगे, तो आपके पास इसका 20% निकाल दोगे तो आप कितने रुपए की छूट आ गई, 20% की छूट आ गई। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। ये सुनो, अगर मैं से बोलूंगी 100 पर 20% की छूट दे दी है, फिर एक और 20% की छूट दे दी है, तो आपने टोटल कितने रुपए की छूट दे दी। तो यहाँ पर अगर टोटल छूट निकालोगे तो कितनी छूट निकालोगे, यहाँ पर 40 की आ जाएगी। समझ में आपको, तो ऐसे छूट निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगी 4। तो ऐसे ही सेम निकालो तो यहाँ से टोटल छूट कितनी आ गई, मेरे पास 4 आ गई। तो यहाँ से देखो किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, डी की वैल्यू निकालनी है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 से 10 टाइम हो जाएगा, 14 से कितना हो गया 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखो 2D बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, 2D × 4 इक्वल टू 10 × 10 कितना हो गया मेरे पास 100, और डी बराबर कितना हो गया 100/8। 100/8 मतलब 1/8 कितना होता है, 1/8 कितना होता है परसेंटेज में पड़ा होता है 12.5, तो 100/8 कितना हो गया 12.5% की क्या दी होगी यहाँ पर छूट दी होगी, एक छूट। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी अगर इसका सोल्यूशन देखोगे बेसिक से तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये थोड़ा इजी मेथड पड़ेगा और इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। 13 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 3 कोस थीटा कोट थीटा। अब देखो जो ट्रिग्नोमेट्री है इसको कैसे अप्रोच कर सकते हो, पूछा क्या है कोट थीटा। सबसे पहले लिखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे को, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू दे रखा है √3 कोस थीटा। मुझे चाहिए कोट थीटा, तो देखो मैं कोस को कोस की तरफ ले जाता हूं, तो साइन थीटा लिख दिया मैंने, और √3 कोस थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो इसमें कोस थीटा कॉमन आ रहा है, मेरे पास कॉमन आ रहा है ना, तो यहां पर मैं कॉमन ले लिया, तो यहां लिख दूंगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर कोस थीटा मैंने कॉमन ले लिया तो ये √3 - 1 हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है कि अगर मैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा करूंगा तो मेरे पास कोट थीटा आ जाएगा। ठीक है, कोट थीटा आगे मतलब ये इधर लेके जाता हूँ और ये उधर लेके जाता हूँ, 1/√3 - 1 हो जाएगा, और ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा कोट थीटा। अब क्या एक बार ऑप्शन में देखो, क्या इस ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब ये क्या कर रखा है, इसका परमेकरण कर रखा है। अगर मैं इसका परमेकरण करता हूँ तो ऊपर नीचे में क्या कर दूंगा, प्लस वाले से गुणा कर दूंगा, √3 + 1 √3 + 1, तो मेरे पास ऊपर तो बचेगा √3 + 1, a - b a + b, देखो वापस आ गया ना, a² - b² करो यहाँ पर, √3 × √3 3 माइनस ए, तो मेरे पास कितना बचेगा √3 + 1 / 2, ये आंसर आ जाएगा कोट थीटा के बराबर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो ए बी और बी सी केंद्र ओ वाले वर्त की दो जीवाएं हैं, दोनों जीवाएं केंद्र के दोनों ओर है, बिंदु ए और बिंदु सी ओ इस प्रकार से जुड़े हैं कि बी ए ओ अपन को 36 दे रखा है और बी सी ओ 48 दे रहा है, लघुचाप ए सी द्वारा अंतरित कोण डिग्री का मान बताओ। अब देखो कैसे अप्रोच करोगे, सबसे पहले सर्कल बनाओ, सर्कल बना दिया मैंने। अब सर्कल बना दिया तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए बी और बी सी दो जीवाएं हैं, फिर आगे और पढ़ो कि दोनों जीवाएं केंद्र के ओ के दोनों तरफ है, तो मतलब मैंने एक जीवाई ऐसे बना दी, और यहाँ पर देखो ए बी, मैंने ए बी बना दिया, फिर आप बीसी बनाओ ना, बोला कि बीसी है ना, तो मतलब यहां से ही जाएगा वो बीसी, ऐसे बीसी है क्योंकि एक पॉइंट कॉमन है ना यहाँ पर, देखो ए बी एंड बीसी, ऐसे मैंने डायग्राम बनाया, समझ में आया डायग्राम कैसे बना रहे। तो ए बी एंड बीसी दो जीवाएं, अब देखो आगे क्या बोला, बी ए ओ, बी ए ओ मैंने ये मिला दिया, तो यहाँ पर जो एंगल दे रखा है मेरे को कितना डिग्री दे रखा है 36, समझ में आया। फिर बोला बी सी ओ, तो बी सी ओ कौन सा है, ये एंगल दे रखा है बी सी ओ, ये कितना दे रखा है मेरे पास 48। ठीक है, अब लघुचाप एसी, लघुचाप कौन सा है, ये वाला छोटा वाला चाप, ये वाला, तो ये एंगल बताना, ऊपर जो अंतरित कोण है वो एंगल बताना, तो कैसे बताओगे बताओ सभी लोग। मैं बताता हूं आप लोगों को, सबसे पहले आप इसमें एक फिगर और ड्रॉ करना पड़ेगा, ये वाला इसको मिलाना पड़ेगा ओबी को। ठीक है, अब एक चीज बता दो, ट्रायंगल पड़ा होगा थोड़ा बहुत, मुझे बता दो, ये ट्रायंगल आपके पास ए बी सी, देखो धीरे धीरे आराम से समझा रहा हूँ और इजीली समझ में आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ ट्रायंगल की दोनों साइड बराबर है तो इनके सामने वाले एंगल भी थीटा और थीटा बराबर हो जाएंगे, ये सुनो इतना पता है। मुझे से बता दो, ये भी वर्त की रेडियस है, ये भी वर्त की रेडियस है, तो ये सामने दोनों भुजा बराबर होगी, तो ये 36 है, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास 36 हो जाएगा, समझ में आया। ये भी वर्त की रेडियस है और ये वैसे बराबर है, तो ये 48 हो गया, तो ये भी मेरे पास कितना हो गया 48 हो गया, मतलब ये टोटल एंगल बोलूंगा 36 + 48 मेरे पास कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, समझ में आया। अगर ये समझ में आ गया तो एक मेथड और बताता हूँ यहाँ पर, जो भी मैं एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ यहाँ पर मेथड लगाता हूँ, मैं अलग से लिख देता हूँ। ये कोई सर्कल है,
यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये आर्क है कौन सा, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ ए सी। इस आर्क द्वारा मान लो कि यहाँ पर एंगल बन रहा है 2 थीटा। कितना बन रहा है? 2 थीटा। तो इसके अपोजिट कहीं पर भी एंगल बनेंगे तो इसका आधा बनता है, तो यहाँ पर कितना बनेगा? थीटा। तो ऐसे ही मान लो, देखो ये आर्क है, इसके द्वारा यहाँ पर मान लो कि कितना एंगल बन रहा है? थीटा बन रहा है, तो इसके द्वारा बनेगा यहाँ पर केंद्र पर कोण कितना होता है? 2 थीटा बनता है। मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, इसका उल्टा ही बोल सकता हूँ कि मान लो कि इस आर्क द्वारा यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, और इसी आर्क द्वारा सेम केंद्र पर एंगल बनेगा, वो कितना बनेगा? 2 थीटा बनेगा। तो ऐसे अगर ये 2 थीटा है तो ये कितना बनेगा? एओसी एंगल कितना बनेगा मेरे पास? 2 थीटा बनेगा। तो थीटा मेरे पास कितना है? 84 है। तो 84 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 168 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था। मैंने इसमें मिक्स रखे हैं, मेंस के लिए भी रखे हैं, सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन भी रखे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीजीएल कौन कराता है? डीसीएससी कराता है। तो ये रिपीट एक दूसरे से एग्जाम में होता है। तो आप अगर एनटीपीसी करोगे तो फिर आपको थोड़ा तकलीफ हो सकती है एग्जाम में करने में। आप थोड़ा डिफरेंस एग्जाम के भी क्वेश्चन करा करो, जिससे आपको जो 30 क्वेश्चन आए 30 में से 30 क्वेश्चन बना पाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। मान लीजिए एबीसी और पीक्यूआर दो सर्वांग सम त्रिभुज है। तो मैं इन पर ट्रायंगल बना देता हूँ। कौन सा? एक तो एबीसी, एबीसी मैं बना देता हूँ यहाँ पर ए बी एंड सी। एक ट्रायंगल है कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि देखो यहाँ पर 90 डिग्री दे रखा है। मैं बनाता हूँ आर, फिर पी, फिर क्यू। यहाँ पर पी क्यों बनाया 90 डिग्री? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है? ए एंड पी क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री। बीसी, बीसी कितना दे रखा है मेरे पास? 29 दे रखा है। पी आर मेरे को कितना दे रखा है? 21 दे रखा है। तो सर्वांग सम होगा, तो मैं से बोल सकता हूँ कि ये साइड बराबर होगी, ये साइड और ये साइड बराबर होगी, इसके बराबर होगी। मतलब इसका जो सर्वांग सम है, मतलब ये त्रिभुज इसके ऊपर फिट आ जाएगा। मतलब जितना ये उतना ही ये होगा। अगर ये 21 है तो ये भी 21 होगा। समझ में आ रहा है? तो 21 × 29 20 का क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो यहां से निकालोगे तो आपका बी किसकी वैल्यू आएगी? ए बी की वैल्यू आएगी। ए बी की वैल्यू पूछा है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन देखो, एक अर्धगोले की त्रिज्या अपने को दे रखी है 42। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा ज्ञात करो। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो। वक्र क्षेत्र आप क्या कर देते हो? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, 2 पाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे। लेकिन ये बोला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा, मतलब आधा करोगे तो मतलब आपको पाई आर स्क्वायर निकालना, वर्ग का क्षेत्रफल ही निकालना है। देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/60। आर कितनी दे रखी है? 42 मल्टीप्लाई 42। अब यहां से अगर इसको सोल्व कर दोगे 7 से कितना हो जाएगा? 6 टाइम हो जाएगा। अब देखो इसको ऐसे कर लियो, 6 × 2 कितना होता है? 6 × 2। 6 × 2 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 22 में से 2 निकाल रहा हूँ, तो 11 × 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 42। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना, और फिर 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इजिली 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से कितना हो गया? 55 44 हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ से क्वेश्चन देखता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, और अगर अच्छा क्वेश्चन पूछता है ज्योमेट्री में तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एबीसी ट्रायंगल बनाता हूँ सबसे पहले मैं। एबीसी है ट्रायंगल, ए बी एंड सी है। एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी के बीसी के समानांतर है एम एन। ये एम एन लिख दिया मैंने, समानांतर है। एम और एन ए बी और एसी के मिड पॉइंट है, तो एम बी एन, जो एम बी सी एन, इसका क्षेत्रफल दे रखा है मेरे को 130। ठीक है, स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, ए एन मेरे को दे रखा है 4, और ये दे रखा है एन सी 5। तो एम ए एन का क्षेत्रफल बताओ, इसका ऊपर वाले का क्षेत्रफल बता। आप लोगों को पता होगा, मैं ज्योमेट्री सीरीज चला रखी है, उसमें मैंने क्या बताया था कि देखो ये ट्रायंगल होता है, इसमें मैं कितने भी ट्रायंगल बना दूं, इनका जो एरिया का रेशियो होगा वही होगा जो इनका बेस का रेशियो होगा। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों ट्रायंगल, एक तो ए एम एन और एक ट्रायंगल एबीसी, इनका एरिया का रेशियो क्या होगा? जो इनके बेस का रेशियो है। तो बेस तो ए एन भी है, एन सी भी है। ठीक है, तो मैं से बोलूंगा ट्रायंगल ऑफ ए एम एन और ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, इनका रेशियो क्या होगा? इनका एरिया का रेशियो क्या होगा? जो इनका बेस का रेशियो होगा। तो एरिया क्या होता है? स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना हो गया? 16। और एबीसी का स्क्वायर करूंगा तो एबीसी कितना है? 4 5 9, क्योंकि एबीसी का बेस एसी है, नोट 5 है। तो एबीसी ले रहा हूँ ट्रायंगल, इसका बेस एसी है, तो 9 गया तो 9 नहीं 81 हो गया। अब एक चीज मुझे बता दो, यहां से एक चीज समझो। देखो ये है ए एम एन, ठीक है, और ये दे रखा है ए बी सी। अगर मैं इस टोटल के एरिया में से ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये एरिया बचेगा। कौन सा? जो ये चतुर्भुज दे रखा है। तो टोटल का एरिया ये है, इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 81 में से 16 माइनस कर दूंगा, 81 में से 16 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 65। 65 का जो रेशियो दे रखा है एरिया का, ये किसके एरिया का रेशियो दे रखा है? एरिया ऑफ एम बी सी एन। तो 65 की वैल्यू दे रखी है 130।
इसकी वैल्यू दे रखी है 65 की वैल्यू, मुझे 14 की वैल्यू चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए 16 की वैल्यू। एक तो तरीके से आप ऐसे कर सकते हो, देखो 13 से कट गया 0 और 13 पंजे 65, 5 ही हो जाएगा 2 टाइम, कितना हो जाएगा यहाँ से 16 दूनी 32। अब एक चीज समझो मुझे, आपको मैंने कितनी बार मल्टीपल बताया था, देखो यहाँ से ए एम एन की वैल्यू तो चाहिए, मतलब 16 का मल्टीपल चाहिए, 16 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर एक में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। 16 दूनी 32 होता है, 45 भी नहीं कटेगा, 65 भी नहीं कटेगा और 40 भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी मैंने पूरा अप्रोच बता दिया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। ये इंस्टॉलमेंट का समान जो इंस्टॉलमेंट होता है उसका क्वेश्चन है, कौन से का है, साधन ब्याज का। जब इस प्रकार क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूले से नहीं करेंगे यहाँ पर। मैं बोलूंगा 4 इंस्टॉलमेंट है, पहली, दूसरी, तीसरी एंड चौथी, और समान इंस्टॉलमेंट बोल रहा है, तो आप खुद से मान लो कि पहले इंस्टॉलमेंट भी 100 की है, दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 100 की है, तीसरी इंस्टॉलमेंट भी 100 की है, और चौथी भी कितनी है मेरे पास, 100 की है। तो ये जो पहले 100 रुपए चुकाएगा, तो वो इसके लिए प्रिंसिपल का काम करेगी, ये दूसरी ईयर में इसका प्रिंसिपल का काम करेगी, तीसरी ईयर में ये प्रिंसिपल का काम करेगी, चौथी ईयर में ये प्रिंसिपल का काम करेगी। समझ में आ रहा है। अब एक बात समझो, देखो एक एक ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 4 ईयर में चौथे ईयर में जब चुकाएगा ना वो, तो वो ब्याज नहीं देगा, वो पूरी ओनली फॉर जो किस्त बांध रखी थी वो की वो देगा कि भाई मैं 100 रुपए की किस्त दे दूंगा, क्योंकि इसके आगे कोई ईयर ही नहीं है, तो ब्याज क्यों देगा, क्योंकि इस ईयर तो वो वापस लौटा रहा है, तो इसका ब्याज नहीं लगेगा लास्ट ईयर का। तो कितनी ईयर्स के लिए लगेगा, पहले ईयर्स के लिए। तो यहाँ पर देखो 100 इंटू एक जो 3 ईयर्स के लिए ब्याज लगेगा, अपन फर्स्ट ईयर की बात करें तो उसमें 3 ईयर्स का ब्याज लगेगा, कौन से ईयर के लिए, दूसरे, तीसरे और चौथे ईयर्स के लिए ब्याज लगेगा। कितनी रेट से लगेगा, 6% की रेट से ब्याज लगेगा, तो कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ से, 36 18 ब्याज मिल जाएगा। और आप चुकाओगे उसको पहले ईयर में, तो देखो 100 रुपए और 18, मतलब आप अमाउंट चुका दोगे कितना है, 118 रुपए चुका दोगे। ऐसे ही दूसरे में करूं, अगर मैं दूसरे ईयर में चुकाता हूं, तो यहाँ पर अगर इसमें आता हूं, तो मुझे कितने ईयर पे ब्याज देना पड़ेगा, 2 ईयर्स पर ब्याज देना पड़ेगा, तो 2 ईयर्स के लिए ब्याज कितना मिलेगा मुझे यहाँ से निकालोगे तो 12। तो देखो 100 में 12 जोड़ोगे तो मुझे कितना रुपए चुकाना पड़ेगा, दूसरी किस्त 112 रुपए की चुकानी पड़ेगी। तीसरी ईयर्स की बात करूंगा तो मुझे एक ईयर्स का ब्याज और शामिल है, कौन सा, चौथा ईयर का ब्याज और शामिल है, तो 100 इंटू 1 इंटू 6 करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से मुझे कितना मिलेगा, 6 का ब्याज मिलेगा, तो मुझे कितना मिलेगा, 106 मिलेगा। और चौथे ईयर में मैं एजिटी चुका दूंगा, कितने रुपए, 100 रुपए चुका दूंगा। तो यहाँ से मुझे बता दो टोटल कितने रुपए चुकाया आपने, यहाँ से इनको ऐड करो, 118 प्लस 112 प्लस 106 प्लस 100 ऐड करोगे, तो यहाँ से मिलेगा आपके पास 436, मतलब इतने रुपए चुका दिए। टोटल कितने चुकाए क्वेश्चन में, 2180। तो 2180 की वैल्यू है आपके पास 436। क्या बताना है, इंस्टॉलमेंट बताना है कि समान किस्त, मतलब 100 की वैल्यू बतानी। तो देखो ये कितना टाइम चला जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा, तो वो इंस्टॉलमेंट बांध रखी थी आपने, 500 रुपए की बांध रखी थी, कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा कॉन्सेप्ट था, फॉर्मूले से भी बेस्ड था। जिसको समझ में नहीं आया एक बार वीडियो बेक करना, अच्छा कॉन्सेप्ट था, समझो। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 20 पे। बोल रहा कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, 20 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंकु समान व्यास के अर्धगोले पर रखा जाता है, तो इस प्रकार निम्न ठोस का आयतन बताओ। इसकी आकृति बता देता हूँ, बाकी आकृति जो फिगर होता है वो काम में नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ एक शंकु है, इसे, ये शंकु है, और इसमें बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर अर्धगोला ऐसे रखा जाता है इसके ऊपर। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम बताना आप। इसका वॉल्यूम क्या निकालोगे, आप शंकु का वॉल्यूम निकालोगे। शंकु का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच, प्लस का क्या कर दोगे, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब। अब इसमें बताओ क्या करोगे, या तो इसमें वैल्यू पुट कर लो, या मैं बोलूंगा देखो 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, एच बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, 2 इंटू r बचेगा। अब वैल्यू पुट कर लो, देखो 1/3, 22/7, आर स्क्वायर कितना होता है मेरे पास, देखो ये व्यास दे रखा है, तो व्यास का आधा कितना होता है, त्रिज्या, 10 इंटू 10, यह कितना होगा, देखो 22 दे रखा है हाइट, और 10 इंटू 10 कितना हो गया, 20। यहाँ देखो 7 21 और 21 दूनी 42, ठीक है, यहाँ से कितना हो गया मेरे पास 2, तो 22 दूनी 44 हो जाएगा मेरे पास। इसका जो कितना आ जाएगा वॉल्यूम, 4400 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ कि आपने एक तो ऐसे कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया, पूरा कैलकुलेट किया वैल्यू रख के, कि मेरे पास ये फॉर्मूला, मेरे को बताना तो था ये, क्योंकि मैं ऐसे बोलूंगा कि हाँ इसका लास्ट डिजिट ये है, टिक करके आगे बढ़ जाओ, जब आप यही नहीं सीख पाओगे तो आपने सीखा क्या फिर। इसलिए मैं ये पूरा मेथड तो बताऊंगा, लेकिन मैं ऐसे बताऊंगा इसको शॉर्ट अप्रोच से कैसे कर सकते थे। मुझे पता है कि देखो दोनों में पाई आ रहा है, दोनों में पाई आ रहा है, और पाई कॉमन भी आ रहा है, और पाई पाई मतलब एक क्या है, प्राइम नंबर है, 22 का मल्टीपल भी होगा यहाँ पर, ठीक है, या 11 का मल्टीपल बोल सकते हो। तो एक ही ऑप्शन आपको 11 का मल्टीपल दिख रहा है, 11 11 4 44, तो ऑप्शन नंबर आप डी डी टिक करके भी आगे बढ़ सकते थे, इतना करने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। अब ये क्वेश्चन देखो, पी क्यू आर
क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि पी को प्रत्येक 30 दिन क्यों और आर द्वारा मदद मिलती है तो क्यों, तो कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। सबसे पहले एल्शियम ले, देखो यहाँ से 20 दिन लेता है, जो क्यों लेता है वो 30 दिन लेता है, एंड जो आर लेता है वो 60 दिन लेता है। एल्शियम देखो, यहाँ से एल्शियम कितना जाएगा मेरे पास, 60 आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी बताओ कितनी हो जाएगी, 3। इसकी एफिशिएंसी 2। इसकी एफिशिएंसी 1। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रत्येक तीसरे दिन, मतलब पहले दिन भी बी करेगा, दूसरे दिन भी पी करेगा, एंड तीसरे दिन कौन करेगा, पहला दिन, दूसरा दिन एंड थर्ड डे। थर्ड डे में पी आ जाता है, क्यू भी आ जाता है, एंड आर भी आ जाता है। ये तो बोला है क्वेश्चन में, यदि पी को प्रत्येक तीसरे दिन क्यू और आर की मदद मिलता है, मतलब पहले और दूसरे दिन कौन करता है, ओनली फॉर पी करता है। अब यहां से एक चीज मुझे बता दो, अगर ये चीज पता लग गई, ये चीज समझ गए, तो पी की एफिशिएंसी कितनी है, मतलब वो पहले दिन कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, दूसरे दिन भी कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। समझ में आ गया, कितना काम करेगा, कितना काम करेगा बताओ मुझे, 3 काम करेगा। तो यहां से कितना काम हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मुझे इसे बता दो टोटल काम पी, क्यू एंड आर, यहां से मुझे एफिशिएंसी बताओ कितनी हो जाएगी। देखो पी अगर ये काम करता है 3 हो जाएगा, क्यू कितना करता है 2 करता है, ये कितना हो जाएगा 1 करता है, 3 2 5 1 6। ठीक है, तो 6 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा। तो टोटल काम कितना हो गया है 3 दिन में, 3 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 काम हो जाएगा। एक बार मैं वापस समझाता हूँ आप लोगों को, अच्छे से समझना। यहाँ पर देखो, मैं इनसे बोल रहा हूँ कि यदि पी प्रत्येक तीसरे दिन क्यू और आर की मदद लेता है, तो मैं बोलूंगी पहला दिन पी काम करता है, दूसरे दिन भी पी काम करता है, और तीसरे दिन कौन करता है, पी क्यू आर करता है। समझ में आया। अगर पहले दिन पी एफिशिएंसी, एक दिन की एफिशिएंसी काम करेगा, तो एक दिन की एफिशिएंसी इसकी दे रखी है 3, तो ये 3 काम कर लेगा। दूसरे दिन कितना काम करेगा, पी काम करेगा। तीसरे दिन ये तीनों मिलकर काम करेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी 3 और 2 5 और 1 6। तो कितना हो गया यहाँ से 6। तो मैं से बोल दिया कि देखो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन में इन्होंने 12 यूनिट काम कर लिया। 3 दिन में कितना यूनिट कर लिया, 12 यूनिट काम कर लिया। आपको काम कितना कराना है, 60 यूनिट कराना है। कितना यूनिट कराना है, 60 यूनिट कराना है। तो आप क्या सोच रहे हो, अगर 60 यूनिट कराना है तो इसका कितना गुना हो रहा है, ये 5 गुना हो रहा है। तो इनका टाइम भी कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 गुना लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 15 दिन लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप समझ में आया होगा, अच्छे से समझाने की ट्राई किया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में देखो, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, आपको पता होना चाहिए कि अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई जब भी इस प्रकार से दे रखा हो, तो आपके जो एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर होता है। अगर क्या पूछे, सीधी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे, सीधी वाला पूछे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्या होता है। एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सीधी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा है, और ये पूछा है तो अपने ये बताना। इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। देखो लंबाई दे रखा 8, मतलब आप 8 का स्क्वायर कर दो, 64 हो जाएगा। डी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देखो R1 प्लस R2 6 और 3 9, मतलब 9 का स्क्वायर 81। अब डी स्क्वायर निकालोगे तो 64 प्लस 81 कितना हो जाएगा, 145। और डी की वैल्यू चाहिए तो रूट ऑफ 145। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23। 23 में देखो, ट्रेंगल ऑफ दे रखा है आपको एम ए टी। एम ए टी बनाता हूं, देखो ट्रेंगल ऑफ एम ए टी, एम ए टी। और ट्रेंगल ऑफ देख रहा है मेरे पास कौन सा, एन ओ आर। कौन सा दे रखा है, एन ओ आर। अब मुझे बता दो, टी एम, टी एम बराबर है आर ओ के, टी एम में बराबर आर ओ के। एम ए बराबर किसके हैं, एम ए बराबर किसके हैं, ये आर एन के, ये बराबर है। और ये एंगल दे रखा है टी एम ए, ये 65 डिग्री। तो ये देखो आपको पता होना चाहिए इंक्लूडेड एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये सर्वांग समय, मतलब ये एंगल बराबर दे रखा है, तो ये साइड भी इंक्लूडेड देगी, मतलब ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा सर्वांग समय। ठीक है, एंगल कॉमन होते हैं। अब पूछा क्या आपको पास, पूछा क्या है, देखो आर एन ओ, ये एंगल और इस एंगल का सम, मतलब आपको ये पता लग गया, ये एंगल पता लग गया, तो तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये पता लग गया तो इन दोनों कोणों का 180 में से अगर मैं 65 माइनस करूंगा, तो मेरे पास ये दोनों कोणों का सम पूछेगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 180 में से 65 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 115 डिग्री बच जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखो ज्योमेट्री आपको लगता होगा हार्ड है, लेकिन देखो कितनी इजी दिख रही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 24। रवि के वेतन में 50% की वृद्धि, कुछ समय के बाद नए वेतन में 50% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके वेतन में उसका लाभ बताओ। ठीक है, दो तरीके हैं यहाँ पर, दोनों तरीके से कर सकते हो। पहले तो सक्सेसिव से बताता हूँ, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए इंटू बी बटा 100। ठीक है, ये एक तो होता है जो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी, ए इंटू बी बटा 100। अगर मैं बोलता हूँ इसमें आप 50 की रख दो, 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 बटा 100। यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 100 प्लस कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 125। तो उसका वेतन लाभ प्रतिशत हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, इतना।
दूसरा मान लो कि आपको ये फॉर्मूला भी नहीं पता, आपको 100 मारना आता है, तो वो उससे करो, कैसे करोगे? मैं बोलता हूँ उसकी वेतन कितना है 100, 50% की वृद्धि होगी, मतलब कितनी होगी अब, वापस 150 हो गई। अब बोला कुछ समय बाद वापस 50% की वृद्धि हो जाती है, 50% की मतलब कितनी होती है, जो 150 है उस पर 2 से 3 हो गई, तो यहाँ से कितना हो गया 75, 75 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपके पास 225। तो ओवरऑल परसेंटेज बताओ कितनी की वृद्धि होगी, यहाँ से 125 की वृद्धि होगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 1/4 भाग शिक्षा पर, 1/3 भाग भोजन पर खर्च करता है, तो शेष राशि की बचत के लिए अलग करता है, तो व्यक्ति की मासिक आय 60,000 रुपए, तो मासिक का बचत बताओ। जब भी बोलूं 1/4 इस पर खर्च करता है, 1/3 इस पर खर्च करता है, तो मैं बोलूं खुद से मैं मान लेता हूँ इनकम कितना है, 4 और 3 का एलसीएम मान लेता हूँ, कितना है इनकम 12। ठीक है। अब बोल रहा है ये मासिक आय का, तो मासिक आय उसकी 12 है, तो 12 का 1/4 खर्च कर रहा है, तो कितना खर्च कर दिया उसने, 3 खर्च कर दिया, बचा कितना? शेष का नहीं बोला ना यहाँ पर, बोला इनकम का ही। अगर मैं 12 का ही 1/3 कर दूंगा तो कितना खर्च करेगा, 3 चौक 12, मतलब ये कितना खर्च कर दिया 7, मतलब 4 और 3 7 खर्च कर दिया। सेविंग कितनी है उसकी, 12 में से 7 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगी, 5 आ जाएगी। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? इतना समझ में आ गया? मैंने क्या बोला वापस बताता हूँ। जब भी इस प्रकार देखिए 1/4 इस पर खर्च कर देता है, 1/3 इस पर खर्च कर देता है, तो मैं बोल देता हूँ अगर फ्रैक्शन में लेना ही है तो मैं इसका रेशियो में बोल देता हूँ, इसका 4 और 3 का एलसीएम आ गया, मैंने बोल दी कि इनकम उसकी कितनी है 12 है। फिर बोला कि 12 मासिक आय का, मासिक आय ये हो गई, तो 12 का 1/4 खर्च करता है किस पर, शिक्षा पर, तो 12 का 1/4 खर्च कर दिया, मतलब 3 खर्च कर दिया शिक्षा पर। ठीक है। फिर बोला मासिक आय, मतलब 12 का 1/3 भाग करता है भोजन पर, ये भोजन पर करता है, तो मतलब 4 खर्च कर दिया, 12 का 1/3, मतलब टोटल खर्च कितना कर दिया, 3 और 4 7 कर दिया, टोटल इनकम कितनी थी 12, उसमें से 7 खर्च कर दिया, और बचा कितना मेरे पास 5। अब देखो 60,000 हो गए, मेरे पास कितना हो गया 60,000, 60,000 हो गया, तो उसमें देखो टोटल इनकम कितनी है 12, और किसकी वैल्यू पूछी मेरे को 5 की वैल्यू थी, 12 पंजे 60 और 55 25, मेरे पास वो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में देखो एक सर्कल दे रखा है, ये सर्कल दे रखा है जिसमें ए बी व्यास है, तो मैंने ए बी व्यास बना दिया, ये ए बी हो गया, ए बी व्यास बना दिया, और इसमें पी अब लंब है, मतलब ये मैंने लंब बना दिया, कौन से बना दिया, सी और डी, जो पी पर पॉइंट मिलता है। जब ये पी पर पॉइंट पे मिलता है तो मुझे से बता दो इसकी रेडियस, यहाँ पर कोई सर्कल पॉइंट होगा जिसमें रेडियस मुझे दे रखी है 2, और अगर ये 2 दे रखा है, ये टोटल सी डी की वैल्यू मुझे दे रखा है मान लो 2, तो ये भी आधी हो जाएगी, ये भी आधी हो जाएगी, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से मुझे ये ओपी की वैल्यू निकाल दो, तो कितना हो जाएगा ओपी की वैल्यू, √2² माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 4 माइनस ये कितना हो जाएगा मेरे पास √3, तो ये √3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये रेडियस है ना सर्कल की, तो ये कितनी देगी मेरे पास 2, तो यहाँ से जो टोटल एपी की वैल्यू हो जाएगी वो मेरे पास कितनी हो जाएगी 2 प्लस √3। समझ में आया कैसे करा मैंने? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन मैं कैसे करता हूँ, यहाँ पर मुझे बता दो कि देखो यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया मैंने, जब ये पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया तो मेरे पास ये √3 आ गया, ये √3 आ गया, तो यहाँ से ओ से लेके मैं एक की बात करूंगा तो मेरे पास ये जो रेडियस है, ये चीज क्या है मेरे पास रेडियस है, तो ये अगर ये रेडियस है तो ये आर हो गया, और जो ओपी की वैल्यू है मेरे पास कितनी आ गई √3, तो यहाँ से 2 प्लस √3 कितना आ गया मेरे पास, आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यदि नगर की जनसंख्या पहले वर्ष में 40% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में 30% घट जाती है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से 2/5 होती है, मतलब पहले 5 थी, फिर 2 बढ़ गई तो कितनी हो गई 7 हो गई, फिर 30% घट जाती है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/10, मतलब पहले 10 थी, फिर कितनी घट गई 3 घट गई, मतलब 7 हो गई, तो यहाँ से अगर इसको टोटल करोगे तो पहले कितनी थी 50 थी, और 7 7 49, या तो ऐसे चेंज कर सकते हो, या मैं इसको 100 बना लो, मतलब इसको 2 से गुणा कर दो तो इसको भी 2 से गुणा कर दो, तो कितना हो गया 98, तो कितना परसेंट कम हो रहा है 2% कम हो रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। अब ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आपको आज डब्ल्यू की दी है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। अब 20% की छूट देता है, 20% की छूट देता है, मतलब कैसे करोगे, इसमें आप करोगे a प्लस बी, यहाँ पर बता देता हूँ छूट के लिए माइनस लगा देंगे a इंटू बी बटा 100। ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ देखो 20% प्लस 36 माइनस 36.5 माइनस 20 इंटू 36.5/100। यहाँ से देखो 20 प्लस 36.5 कितना हो गया 56.5। अगर इसको सोल्व करता हूँ यहाँ पर देखो 20 पंजे 100 हो जाएगा, ठीक है 50, और 5 से कैंसिल आउट कर दो तो कितना हो गया 73, 1.5 जी लग जाएगा 7.3, तो 7.3 माइनस कर दोगे तो 56.5 में से 7.3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा मेरे पास 49.2%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन रहता है जिसमें 9 का डिविजिटिव बोला है कि 5 2 3 4 m है। अब 9 का डिविजिटिव रूल क्या होता है, जहां पर 9 बना उसको काट दो, 5 4 9, 3 2 5 बन रहा है, तो इसको 9 बनाने के लिए मैं इसको 4 4 देना पड़ेगा, एम की वैल्यू कितनी है 4। तो ये टॉप 30 क्वेश्चन थे जो मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।